तो अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। मेटल के साथ मेटल बाई सल्फाइड के साथ एसिड का रिएक्शन। तो मेटल बाई सल्फाइड में हम यहाँ पर ले लेते हैं, मेटल बाई सल्फाइड में एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे सोडियम मेटल बाई सल्फाइड NaHSO3, ये हो गया सोडियम बाई सल्फाइड। इसको रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, है ना। तो ये आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होके Na+HSO3 निगेटिव, ये आयनाइज होगा H+Cl-, फिर आयन का यहाँ पर एक्सचेंज होगा, तो Na+Cl- एक्सचेंज करके बनाएगा NaCl, तो यहाँ बनेगा प्रोडक्ट में NaCl+, फिर यहाँ देख लीजिए कि क्या बनने वाला है, H+ के साथ यहाँ पर HSO3-, ये दोनों के पास सेम वैलेंसी है, तो सीधे ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनाएगा HHSO3, मतलब H2SO3। ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल होने के लिए अपने आप को तोड़ लेगा H2O और SO2 के फॉर्म में, तो यहाँ बना देगा H2O और यहाँ बना देगा SO2, यानी कि वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से देख रहे हैं कि मेटल बाई सल्फाइड यानी कि सोडियम बाई सल्फाइड जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ सॉल्ट बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन एसिड का। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ देखते हैं वो ये है कि रिएक्शन एसिड का रिएक्शन मेटल सल्फाइड से, एसिड का रिएक्शन मेटल सल्फाइड से। जब एसिड जो है मेटल सल्फाइड से रिएक्ट करेगा, मेटल सल्फाइड यानी कि जिंक सल्फाइड हो गया, और एसिड में मैंने यहाँ ले लिया HCl से रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट है ये, तो रिएक्ट करेगा तो सभी DDR रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आयनाइज होगा Zn++ और सल्फाइड हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा H+Cl-। आयन का एक्सचेंज कर लीजिए, यहाँ पर Zn++ के साथ Cl- आएगा, तो ये 1 है तो यहाँ 1 आएगा, और ये 2 है तो Cl में 2 आ जाएगा, तो यहाँ होगा ZnCl2, यहाँ लिखाएगा ZnCl2 प्लस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा H+ और S-, तो ये 2 यहाँ आएगा, तो H2S1 यानी कि H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी, ये हमारा सॉल्ट हो गया, यानी कि ये कहलाएगा जिंक क्लोराइड। तो इस तरह से ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे सबसे लास्ट जो एसिड का रिएक्शन जो है वो बेस से, वो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। तो एसिड को HX से डिनोट करते हैं और बेस को MOH से डिनोट करते हैं। तो ये कैसे रिएक्ट होगा, कैसे रिएक्ट करेगा, तो ये याद रखिएगा कि ये दोनों जो आपस में, ये दोनों M और X आपस में कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होकर यहाँ आपका बनाएगा MX बनाएगा, और H और OH यहाँ पर हमें मिल जाएगा, H और OH यानी कि हमें बनेगा MX प्लस, ये हो जाएगा वाटर, 2 H है ना, H2O वाटर बनेगा, ये हो जाएगा सॉल्ट, ये हो जाएगा आपका वाटर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो बनता है सॉल्ट और बनता है वाटर। ये रिएक्शन को कहा जाता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप होता है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए तो अब एग्जाम्पल लेके यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पर HCl मैंने ले लिया, यहाँ पर HCl, एसिड में HCl ले लिया, और यहाँ बेस के रूप में ले लिया हमने नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड NaOH, ये बेस हो गया। कैसे रिएक्ट करेंगे आप देखिए, ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो H+Cl-,
ये हो जाएगा तो Na प्लस OH माइनस, तो ये है ना इससे रिएक्ट करेगा, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा, तो H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करेगा, दोनों के पास सेम वैलेंसी है, कैंसिल हो जाएगा तो बनाएगा HOH यानी कि H2O, H2O बनाएगा प्लस ये और ये आपस में रिएक्ट करेगा तो Na यहाँ हो जाएगा आप ऐसे Na प्लस Cl माइनस, वैलेंसी सेम कैंसिल तो बनाएगा यहाँ पर NaCl, तो यहाँ हो जाएगा हमारा NaCl, तो ये हो गया सॉल्ट और ये बन गया आपका वाटर। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ which is also the part of what, which is also the part of a double displacement reaction. एक चीज़ और यहाँ देख सकते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एसिड मैंने ले लिया, मैंने H2SO4 ले लिया एसिड के रूप में और बेस के रूप में मैंने कर दिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे रिएक्ट करेगा, H2SO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे रिएक्ट करेगा, तो ये आयनाइज हो जाएगा H प्लस SO4 माइनस माइनस में और ये हो जाएगा K प्लस और OH माइनस में, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा है ना, तो H प्लस और OH माइनस दोनों की वैलेंसी सेम, तो यहाँ हो जाएगा HOH यानी कि बन जाएगा H2O, यहाँ बन जाएगा H2O प्लस यहाँ पर ये और ये आपस में कंबाइन करेगा, आयन एक्सचेंज करेगा, SO4 माइनस माइनस, तो इसकी 2 वैलेंसी इसकी 1 वैलेंसी, यहाँ आएगा ये K2 हो जाएगा, SO4 के साथ 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा K2SO4, तो यहाँ लिखना पड़ेगा K2SO4, तो ये हमारा हो गया पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला जो है हमने केमिकल प्रॉपर्टी एसिड का देखा। अगला इसका जो प्रॉपर्टी है ये होता है कि ये कोरोसिव होता है, कोरोसिव यानी कि ये स्किन वगैरह पर जो है ना, स्किन वगैरह पर जो है ये अगर ये गिरेगा तो स्किन वगैरह को बर्न कर देगा। बट कुछ जो होते हैं एसिड वो नॉन कोरोसिव होते हैं, जैसे H2CO3 कुछ स्ट्रॉन्ग कोरोसिव होते हैं, स्किन को ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, कुछ जो होते हैं माइल्ड होते हैं थोड़ा बहुत, और कुछ होते हैं बिल्कुल नहीं नॉन कोरोसिव होते हैं। जैसे ये नॉन कोरोसिव है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सॉरी कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहेंगे, तो ये नॉन कोरोसिव है। जनरली जो एसिड होता है वो कोरोसिव होता है, स्किन वगैरह पर उसका बुरा असर होता है। अब आप देख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट और डाल लीजिएगा, वहाँ पे ये लिखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, काफ़ी खा लिया, काफ़ी खाने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, जब आप खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में एसिड बनने लगता है, जिससे क्या होता है कि आपको अपच होने लगती है या खट्टी डकार आने लगती है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, तो एसिडिटी एसिड के कारण होती है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंटासिड लेना होता है। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड यानी कि बेस लेना होता है जो एसिडिटी को ख़त्म करेगा। कौन कौन होते हैं वो बेस, जैसे बेकिंग सोडा आप ले लोगे तो आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। बेकिंग सोडा फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। या आप ले सकते हो एक और इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एसिडिटी को दूर करेगा। या पेट में अगर अल्सर हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप ले सकते हैं, एसिडिटी के कारण ही वो फोड़े होते हैं। तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए आप बेकिंग सोडा या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका केमिकल फार्मूला होता है MgOH2, ये सब ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग यूज ऑफ एसिड देखते हैं। यूज ऑफ एसिड में आप देखिए तो एसिड का जो यूज है, यूज ऑफ एसिड का यूज ऑफ एसिड में आप देखोगे कि इसका यूज़ किया जाता है आई वॉश के लिए। आई को वॉश करने के लिए हम कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, बोरिक एसिड यूज़ करते हैं। फिर आ जाइए सेकेंड जो है फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को खाने ख़राब होने से बचाने के लिए उसके अंदर भी हम एक एसिड का यूज़ कर सकते हैं जिससे खाना कुछ देर तक सुरक्षित रहेगा, वो होता है सिट्रिक एसिड,
है ना। इसके बाद इंक स्ट्रेन, दाग धब्बे को हटाने के लिए एक एसिड का इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ऑक्जेलिक एसिड। फिर आप यहाँ देखिए फ्लेवरिंग, अगर फ्लेवर लाना हो खाने वगैरह में, फ्लेवरिंग ड्रिंक्स वगैरह में फ्लेवर लाना हो तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है कार्बोनिक एसिड का यूज़ करते हैं। और बेकिंग, यहाँ देखिए बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यहाँ पर टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, फिर यहाँ देखेंगे आप कुकिंग में, खाने वगैरह बनाने में भी आपका है ना एसिड का इस्तेमाल होता है, जैसे एसिटिक एसिड, इसी को बोलते हैं विनेगर, तो कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है। और इसके बाद है पिकलिंग ऑफ मेटल्स के लिए भी एसिड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो कौन सा एसिड? HCl एसिड। अब पिकलिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है? पिकलिंग ऑफ मेटल्स क्या है एक्चुअली? ये जो है पिकलिंग ऑफ मेटल जो है वो मेटल सरफेस ट्रीटमेंट होता है, मेटल सरफेस ट्रीटमेंट होता है। ये एक तरीका होता है जिसके ज़रिए जो है मेटल से इम्प्योरिटीज़ को, अशुद्धियों को हटाई जाती है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। ये एक तरीका है जिसके ज़रिए मेटल में मौजूद जो इम्प्योरिटीज़ है, अशुद्धियाँ हैं, उसको हटाया जाता है। दैट इज़ नॉन एज पिकलिंग ऑफ मेटल्स। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है, आइए समझते हैं। व्हाट इज द डाइल्यूशन ऑफ एसिड? तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर वाटर ऐड कर देना, ये कहलाता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। याद रखिए, जब आप एसिड में वाटर मिलाते हो तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस एक जो थर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें हीट निकलती है, एक जो थर्मिक प्रोसेस होती है ये, यानी कि इस प्रोसेस में हीट इज इवॉल्व्ड, हीट जो है वो हीट उत्पन्न होती है। एक्चुअली आप देखेंगे कि जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, दो कंटेनर ले लेते हैं इस तरह से, कंटेनर ए और कंटेनर बी। इसके अंदर एसिड है और इसके अंदर पहले से वाटर है। ऊपर से इसमें हम यहाँ डाल रहे हैं वाटर, इसमें ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं एसिड। तो आप देखिए कि ये जो प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस में कौन सा सही प्रोसेस है? एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअली पहले क्या हमें करना चाहिए कि ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है, क्योंकि एसिड आप किसी कंटेनर में रखे हुए हो और ऊपर से वाटर डाल रहे हो तो होगा, जब जैसे ही ऐड करेंगे एक जो थर्मिक रिएक्शन होने लगेगा, हीट उत्पन्न होगी और एक्चुअली क्या होगा कि दूसरी चीज़ ये होगी, हीट तो रिलीज होगी, साथ साथ ये भी होगी कि ये जो एसिड है, जैसे ही आप वाटर डालेंगे, एसिड की कुछ बूंदें जो है स्प्लेस होकर बाहर भी आ सकती है, स्प्लेस होकर बाहर भी आ सकती है, और फिर आप जो है ना स्किन वगैरह को बर्न भी कर सकती है। तो ये एक तरीका गलत है। एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं, वाटर में एसिड मिलाते हैं। एसिड में वाटर क्यों नहीं मिलाते हैं? एक्चुअली जब आप एसिड में वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है कि एसिड स्प्लेस होगा, एसिड छलक कर जो है बाहर आ सकता है और स्किन वगैरह पर पड़ेगा और स्किन वगैरह को सीवियर जो है बर्न हो जाएगा, मतलब जल जाएगा। तो ये प्रोसेस गलत है, ये प्रोसेस सही है, ठीक है ना। वाटर में एसिड ऐड करते हैं, ना कि एसिड में वाटर ऐड करते हैं।